अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा और कई सारी बातें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और सारी चीज़ें पढ़ी। एक बहुत कॉमन फिनोमिना जो बार बार हमने डिस्कस किया कि कैसे बॉडीज जो है चार्ज हो सकती हैं बाय रबिंग, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि रबिंग के कारण चार्ज ट्रांसफर होता है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं और निगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। एक चीज़ जो हम जानते हैं कि कोई भी जो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लेकिन बात यह है कि जो ये फोर्स लगता है, ये जो फोर्स एक्ट करता है, इस फोर्स की वैल्यू होती क्या है। तो कूलम साहब थे हमारे साइंटिस्ट, तो कूलम साहब ने जो है कूलम्स लॉ दिया था। तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स एग्जैक्टली वर्क करता है, ध्यान रखिएगा दोनों मोड होते हैं फोर्स के, जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके भी जो फोर्स होता है लगता है क्या करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने जो बताया उसी के आधार पर कूलम लॉ बनाइए। उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between the two charges। ग्रेविटेशनल लॉ आपको याद आया होगा, कुछ कुछ वैसा ही है। क्या कहा कूलम्स लॉ ने, क्या कहा, इट स्टेट्स दैट ठीक है, इन्होंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस attracts or repel each other with a force which is directly proportional to the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। ये कूलम्स लॉ दिया था उन्होंने कहा था कि कोई भी, ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता है, वो फोर्स जो होता है दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना फोर्स एक्ट करता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये लॉ समझ रहे हैं, ये डेफिनेशन थी इसकी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो उन्होंने कहा, ठीक है, ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं जो उन्होंने कहा उनके हिसाब से। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ आपको क्लियर दिखाई दे। और मान लीजिए यहाँ पर ये चार्ज Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमने डिस्टेंस क्या मान ली, R मान ली, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये दूसरा चार्ज पॉइंट Q2 चार्ज पॉइंट B पर है। दोनों लाइक चार्जेस हैं, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज पे देखते हैं, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, F12। कैसे लिखा जाता है, F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12। इतना ही फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। ये अलग बात है कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, F12 इज इक्वल टू F21, इक्वली फोर्स अप्लाई होगा दोनों के बीच, ठीक है। ये अलग बात है कि डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस
टू 1, डायरेक्शन अलग अलग है फोर्सेस का, ठीक। तो ये फोर्स अफेक्ट करता है। अब इन्होंने क्या कहा कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ठीक है, जो F लगेगा, फोर्स F, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। पहला चार्ज कितना है Q1 और दूसरा चार्ज कितना है Q2। तो ये जो फोर्स F लगेगा ये दोनों के चार्जेस का जो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितनी है r, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो था ये इन्होंने बताया था कूलम साहब ने कि जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, ये फोर्स होगा दोनों चार्जेस होंगे इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F विल बी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। इसके बाद जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या हो जाता है, F विल बी इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट आ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलम साहब ने बताया, ठीक है, दिस इज कूलम्स लॉ। ये जो कांस्टेंट आता है K, ठीक है, K कांस्टेंट जो आता है इसकी वैल्यू, ठीक है, जो K होता है कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बोथ चार्जेस लाई। मतलब ये कि अगर चार्जेस अलग अलग मीडियम में रखे हैं, एयर में है, वैक्यूम में है, वाटर में है, ईथर में है, जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे होंगे, हर मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए जो ये K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी। हर मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब कहने का ये कि मान लीजिए उसने कहा कि ये चार्जेस एयर या वैक्यूम में है, ठीक है, उसने कहा कि दो चार्जेस रखे हैं, एयर में है या वैक्यूम में रखे हैं, तो एयर या वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, राइट। तो अगर एयर या वैक्यूम में रखे हैं तो K की वैल्यू आप ये रखेंगे, ठीक है, अभी हम यूनिट की बात करते हैं। लेकिन अगर चार्जेस मान लीजिए वाटर में रखें, ईथर में रखें या किसी और सोल्यूशन है किसी और मीडियम में रखें, तो उसी के रिस्पेक्ट में K की वैल्यू बदल जाएगी। तो जो ये K कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच both चार्जेस एग्जिस्ट या लाई कह सकते हैं, जिस मीडियम में आपके चार्ज रखे हैं, ठीक है। अब K की वैल्यू हमने बता दिया एयर या वैक्यूम के लिए, आपको याद रखनी है एयर या वैक्यूम के लिए अगर एयर या वैक्यूम में दोनों चार्जेस रखे हैं तो K की वैल्यू जो होगी वो 9 × 10। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। K की वैल्यू हमने कहा 9 × 10⁹, ये एयर या वैक्यूम के लिए होगी, ठीक है। लेकिन राइट यूनिट की बात करते हैं, चलिए यहां से यूनिट देख लीजिए। फोर्स इसमें होगा न्यूटन में, ये R इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट, और Q1 Q2 इधर आप भेज देंगे नीचे आ जाएगा। तो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है कूलम, कूलम × कूलम, कूलम स्क्वायर। तो मतलब K की वैल्यू क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। K जो होता है, जो K की वैल्यू होती है इक्वल टू बी 1/4πε, ठीक है, ये होती है 1/4πε। ये परमिटिविटी ऑफ द स्पेस होती है, एप्सिलॉन जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस होती है। ये भी टॉपिक है लेकिन हम इसकी बात बाद में करेंगे, परमिटिविटी के बारे में बात और K से कैसे रिलेशन है इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि K = 1/4πε होता है, राइट। हम अभी ये टॉपिक कवर करेंगे आगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हम जो कूलम्स लॉ की बात करते हैं, कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं कि कहां पर कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो कूलम्स लॉ होता है, ठीक है, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। जो कूलम्स लॉ होता है, बात ध्यान रखिएगा कि
ठीक है। जो कूलम्स लॉ होता है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कूलम्स लॉ हम हमेशा डिफाइन करते हैं किसके लिए डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ? पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, कूलम्स लॉ हमेशा हम पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज, लेकिन ये डिफिनेशन यहीं पर कन्फाइंड नहीं है। छोटे छोटे चार्ज से क्या मतलब है? मान लीजिए कि यहां पर दो हमने चार्ज लिए छोटे छोटे, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, लेकिन मान लीजिए हम इतने बड़े चार्जेस ले लेते हैं सपोज, तो क्या ये पॉइंट चार्जेस हैं? दीज आर एक्सटेंडेड चार्जेस, पॉइंट चार्जेस नहीं है, लेकिन हैं। ये म्यूचुअल डिपेंड करता है। मान लीजिए ये दोनों चार्जेस इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं, लेकिन एक चार्ज इस दूसरे चार्ज से बहुत फार अवे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तो अगर इन दोनों चार्जेस को हम बहुत दूर कर देंगे कि यहाँ जहाँ एक चार्ज है यहां से आप देखिए तो दूसरा चार्ज आपको बहुत छोटा सा दिखे, एज अ पॉइंट दिखे, तो उस समय ये दोनों चार्ज भी एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किए जाएंगे। अब सपोज करिए अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है, क्या हम अर्थ को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में देखें, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, अगर यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम अर्थ को लें और कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लें, कोई दूसरी बॉडी लें, आपने कहा सैटर्न, तो अर्थ और सैटर्न एक दूसरे के लिए यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में तो एज अ पॉइंट चार्ज ही होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक, तो इस रिस्पेक्ट में तो जो कूलम्स लॉ है आपका, ध्यान रखिएगा, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया गया है। सेकेंड थिंग कि चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब जो चार्जेस होने चाहिए वो किस में होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। चार्जेस जो होने चाहिए वो रेस्ट में होने चाहिए। अगर चार्जेस मोशन में है तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर मोशन में। लेकिन एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कि एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा चार्ज मोशन में है। इफ वन चार्ज इज इन रेस्ट एंड सेकेंड चार्ज इज इन मोशन, तब क्या होगा? कूलम लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इन दिस सिचुएशन कूलम लॉ अप्लाई होगा, इस सिचुएशन में कूलम लॉ अप्लाई होगा। ठीक, तो ये लिमिटेशंस है, लेकिन यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम कूलम लॉ डिफाइन करते हैं तो कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन करते हैं। दूसरी बात कि जो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मतलब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, उनके लिए हम कूलम लॉ डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक बात और, जब हमने कूलम लॉ, ये बात आप समझ गए होंगे, जब हमने बात की कूलम्स लॉ की, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि फोर्स, जैसे हमने बताया ना, ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, और मान लीजिए ये लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं सपोज करिए, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कुछ फोर्स से। ठीक है, हमने कहा ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, सेम फोर्स F से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, सेम चार्जेस है। तो अब बात ये आती है, ठीक है, कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स एक्ट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे, दोनों चार्जेस एक दूसरे को कुछ फोर्स से रिपेल करते हैं क्या अट्रैक्ट करते हैं? जो फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट्स along the line joining the two charges, मतलब ये इनके बीच जो फोर्स एक्ट करता है, जो हमने बताया कि फोर्स एक्ट करता है, ये फोर्स जो सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन कर रही होती है दोनों चार्जेस को, इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है। मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज Q2 Q1 पे चार्ज लगा तो ये इसको इधर भेज दे, इधर की तरफ एक्ट करने लगे, ये इस पे फोर्स लगाए वो इधर की तरफ भेज दे ना, अलोंग द लाइन, जो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट करता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के जो सेंटर को जोड़ रही होती है लाइन, उस लाइन के अलोंग एक्ट करता है वह फोर्स। ये बात ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके ज्वाइनिंग द लाइन के अलोंग एक्ट करता है। ये बात भी आपको कूलम लॉ में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बात समझ गए?
तो ये हमारा था कूलम्स लॉ। इस कूलम्स लॉ की हेल्प से अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच जो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, जो फोर्स एक्ट करता है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, या कितने फोर्स से दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर कूलम्स लॉ। अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ को हम वेक्टर की फॉर्म में देखेंगे, जो आपके बोर्ड में काफी पूछा जाता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को समझेंगे। जैसे हमने अभी बात की कि ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज हमारा क्या है Q2। मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इनके बीच की दूरी है, हमने माना कि इनके बीच की डिस्टेंस ये है r मॉड r, ठीक है। और चार्ज जो Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12, ये हो गया। फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 F21 हो गया, ठीक है। ये हमने दिखाया। अच्छा, अब आपको पता है, मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2, ठीक है, 0.1 है 0.2, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता होगा कि जब हम इधर से इधर चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, तो क्या दिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1 ये दिखाएंगे। और जब इधर से इधर 2 से 1 की तरफ चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्या दिखाएंगे, R1 माइनस R2। ये बात आपको पता होगी, वेक्टर्स आपने पढ़े। तो ये इसको, ठीक है, इसको इस तरह से दिखाएंगे, राइट, बात समझ गए। तो अब हम बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। अब हम देखते हैं F1, मान लीजिए चार्ज 1 पर चार्ज 2 के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है, इसको कैसे दिखाएंगे कि कांस्टेंट हमारा आ गया Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तो स्केलर वैल्यू है और हमको दिखाना किसमें, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। अच्छा, तो यहां पर हमको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है कि नहीं दिखाता। भाई आप सिंपल बात समझिए, कोई वेक्टर है, मान लीजिए R ही है, दिस इज वेक्टर R। तो वेक्टर R क्या होता है, वेक्टर R क्या होता है, R मॉड ऑफ स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड R कैप। ये R कैप क्या होता है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं चार्ज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, मतलब इधर से इधर की तरफ देख रहे हैं, आ रहे हैं। इसके द्वारा चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स F12 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इधर से जब इस डायरेक्शन में आएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, ये क्या है, R1 माइनस R2 है कि नहीं, इसको हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, क्या ये हमने ले लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर। चार्ज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12, तो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया, इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोग कहें इतनी बात समझ गए तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो F12 कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या था, R1 माइनस R2, ये डायरेक्शन को शो कर रहा था, यूनिट वेक्टर बनाया। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए R एक वेक्टर है, तो ये क्या होता है,
वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये आर कैप, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इसे डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर हम यहाँ से आर कैप की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड का आर। तो यूनिट वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, हम वही ट्राई करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड का वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। R भी क्या है, आपको मैंने अभी बताया, ये दोनों चार्जेस थे, ये Q1 था, ये Q2 था, यहाँ फोर्स लग रहा था F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, यहाँ क्या लग रहा था F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R ही तो है। इधर से इधर चले तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1, इधर से इधर चले तो क्या होगा, R1 माइनस R2, ठीक। अभी फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, कोई इशू है आपके साथ, दिक्कत है तो मॉड R कर लीजिए, वही है मॉड R। क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस को शो कर रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के एक ही बात है, Q1 Q2 अपन मॉड R को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, राइट। और ये है का स्क्वायर R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड। तो ये क्या हो गया फाइनली, ये हो गया F12 इज इक्वल टू, ऐसे हो गया F, यहां लिख रहा हूं F12 इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहां क्या गया R1 माइनस R2, ठीक। ये आ गया आपका F12, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। अब आपको पता है कि F12 इज इक्वल टू क्या होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो हम F21 की वैल्यू निकाल लें, और जब आप F21 की वैल्यू निकालेंगे तो F21 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन ले जाइए तो F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मिटा दें, समझ गए बात को। तो F12 इज इक्वल टू क्या है, माइनस F21, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये जस्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा F21 की वैल्यू क्या निकलेगी, F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 K Q1 Q2 अपन यहां क्या जाएगा R2 माइनस R1, क्यों F21 निकालें, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। कहां से किधर चल रहे हैं, इस तरह से चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस एंड R2 माइनस R1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आप इसको यूनिट वेक्टर के टाइप में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। उसको भी जब आप आगे ले जाएंगे तो आप यही पाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं फर्दर इसके आगे, ठीक है, ठीक है। आप लिखना चाहें, अगर न लिख पा रहे हो तो पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये चार्जेस हैं दोनों, ठीक है, याद रखिए पॉइंट चार्जेस है, मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस इनके बीच, ठीक है। ये हमने दिखाया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और ये हमने दिखाया फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट। अब आप देखिए, जब आप इधर से देखेंगे, इधर से फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इस तरह से उधर की तरफ देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा R12, क्या यूनिट वेक्टर। इधर से आप देखेंगे चार्ज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इस तरफ लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अब हम अगर निकालें F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक, तो क्या लिखेंगे K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इनटू, अब हमको यूनिट वेक्टर देना है, किस पे आप फोर्स निकालना है,
चार्ज 1 पर फोर्स निकाले, किसके कारण? ड्यू टू चार्ज 2, मतलब कौन सा डायरेक्शन है? दिस वन, R21 यूनिट वेक्टर दिखा दिया, ठीक है, R21। अब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण? चार्ज 1 के कारण। किधर की डायरेक्शन में? इस तरह लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12, दिस इज यूनिट वेक्टर। वेक्टर यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया 2 पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। चार्ज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब ये डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण, ये उस पर फोर्स लगा है किस डायरेक्शन में? इस तरह से फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है? R12, ठीक है, क्या दिखा रहा है? R12, ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं, इसको भी हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, हालांकि ये सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, और आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो F12 है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अभी हम लोग कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ लें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। जैसे कि कूलम्स ने जो लॉ दिया, कूलम लॉ से आप क्या कर सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, 2 पॉइंट चार्जेस अगर कहीं पर हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, तो इनके बीच आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इनके बीच आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, किससे? कूलम्स लॉ से। लेकिन तब क्या हो कि अगर कहीं पर 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें वही मेथड देता है जिससे हम किसी चार्ज पे फोर्स पता कर सकते हैं व्हेन ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है, बात समझिए। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच अगर फोर्स पता करना है, 2 पॉइंट चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, तो हम कूलम लॉ से पता कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो कि जब पॉइंट चार्जेस 2 से ज्यादा हो, तो उस वक्त हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए 2 से ज्यादा है, ग्रुप में कई पॉइंट चार्ज, 3 है 4 है, जितने भी हैं, ठीक है, और तब आपसे किसी एक पॉइंट चार्ज पे पूछे कि बाकी सारे चार्जेस, जैसे इस तरह से Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कई सारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, और अब आपसे अगर पूछे कि बताइए कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है Q1, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इन सब के कारण, Q1 Q2 Q3 सब के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो इसलिए हमको जो दिया गया वो दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा कि जब कई सारे चार्जेस हों और किसी एक चार्ज पर, बात समझ रहे कि नहीं, अगर बहुत सारे चार्ज हों और उनमें से किसी एक चार्ज पर अगर वो पूछे कि बाकी सारे चार्जेस के कारण उस एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो कहीं पर, मतलब 2 से ज्यादा हो, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो और तब किसी एक चार्ज पे अगर आपसे पूछ रहा है कि इस एक चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लगेगा बाकी सारे चार्जेस के कारण, जितने भी चार्जेस उस एक चार्ज से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। कूलम्स लॉ का यूज नहीं हो सकता। कूलम्स लॉ केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। सो नाउ क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि व्हेन a number of charges are interacting, when a number of charges interacting, when a number of charges are interacting, the total force on a given charge on a given charge is the vector sum of the individual forces ठीक है, exerted on the given charge by all other charges. Vector sum of individual forces exerted on the given charge
ठीक है, exerted on the given charge by all the other charges. क्या कह रहा है कि जब ए नंबर ऑफ चार्जेस इंटरएक्टिंग, नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब मोर देन टू, ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस इंटरएक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, आप कोई एक चार्ज चूज करते हैं, उस एक चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है उन सारे चार्जेस के द्वारा, तो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। क्या होगा, एक फोर्स पे जो सारा चार्ज होगा वो क्या होगा, बाकी जितने भी चार्ज हैं उनके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज पे, उन सारे फोर्सेस का जो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। हर इंडिविजुअल चार्ज उस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो सारे के सारे चार्जेस जो उस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो होगा वो वेक्टर सम होगा। ठीक है, यही आपका कहते हैं, जो वेक्टर सम होगा वही टोटल फोर्स होगा उस चार्ज पे। When a number of charges interacting, the total force on a given charge is the vector sum of individual forces exerted on the given charge. Given charge पे जो सारे फोर्स लग रहे हैं, हर चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, हर चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं उनका बाय ऑल द अदर चार्जेस, ऑल द अदर चार्जेस के द्वारा जो गिवन फोर्स लग रहे हैं उनका जो होगा वो वेक्टर सम होगा, वही फोर्स उस पे होगा। मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और nth पार्टिकल पर आप जगह कितना फोर्स लगेगा, तो सारे चार्जेस n पार्टिकल पे जितना फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस का हम क्या कर लें, वेक्टर सम कर लें, तो हमें पता चल जाएगा उस nth चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, या Q4 है, ठीक है, कई सारे चार्ज हैं यहाँ पे, और आपसे कह रहा है कि चार्ज 1 पे आप बताइए कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो चार्ज 1 पे इसके द्वारा लगने वाला फोर्स ये चार्ज 1 है, 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, चार्ज ऑन फोर्स 1 ड्यू टू 2, Q3 के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, Q4 के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4। ये सारे फोर्सेस इनके द्वारा, इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा उन फोर्सेस का जो होगा वो जो वेक्टर सम होगा, मतलब टोटल फोर्स F क्या हो जाएगा, F13 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14। ठीक है, सारे चार्जेस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा उनका वेक्टर सम कर दें तो उस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, उस चार्ज पे लगने वाला हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अब टोटल फोर्स यहां हम अगर देखें कितना हो जाएगा, F पे F12 F13 F14, मतलब इस चार्ज Q1 पे 2 के द्वारा 3 के द्वारा और चार्ज 4 के द्वारा जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा इनका वेक्टोरियल सम कर लेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा, F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप समझ गए होंगे। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लीजिए एक ये चार्ज Q1 है, ठीक है, एक यहाँ पर चार्ज Q3 है, ठीक है, Q2 है सॉरी, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज Q3 है। ठीक है, R12 ये R13 डिस्टेंस है। अब ठीक है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों चार्जेस के द्वारा Q2 और Q3 के द्वारा इस चार्ज Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अब टोटल फोर्स यहाँ कैलकुलेट करना है तो पहले ये देखेंगे कि इंडिविजुअली हर चार्ज कितना इस पे फोर्स लगा रहा है। सेम चार्जेस है, मतलब सेम साइन है, लाइक चार्जेस है। तो Q2 के द्वारा
Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फोर्स एक्ट करता है कूलम्स लॉ में उसने बताया था, जब हम इन दोनों चार्जेस की केवल आपस में बात करेंगे, जो फोर्स एक्ट करता है वो अलोंग द लाइन, जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस के सेंटर को, उस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है। ठीक, मतलब इस तरह से फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया R21 यूनिट वेक्टर की अगर बात करें। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स R21 यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमने देखा, मान लीजिए ये फोर्स लगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 1 पे चार्ज 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 हो गया। अब देखिए ये Q3 चार्ज, अब देखेंगे Q3 चार्ज के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, लाइक चार्ज है, तो ये डायरेक्शन है, इस तरह से फोर्स लगेगा, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूं अलोंग द लाइन फोर्स लगता है, तो Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला ये फोर्स हो गया, कितना हो गया F13, इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 हो गया। तो अब जो होगा इनका टोटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए या आप ऐसे मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, हमने कुछ लिखा है Q2 दिखाया, Q3 दिखाया, Q1 पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो इसको मान लीजिए कैसे लिखेंगे, F12 जो चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है, प्लस F13 जो चार्ज 3 के द्वारा चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है, प्लस ऐसे ही F1n, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा, n चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें, F12 की वैल्यू कैलकुलेट करें, F12, ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R², डिस्टेंस कितनी है इनके बीच, R12 लिख सकते हैं, चार्ज 1 और 2 के बीच डिस्टेंस, इनटू वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर लेंगे, चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स, ये डायरेक्शन क्या होगा 2 to 1, R21, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा R21, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, या पहले जब हमने कूलम लॉ बताया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, हम लिख इसको वैसे भी सकते हैं, R1 माइनस R2 मॉड क्यूब, और यहाँ पर R1 माइनस R2 आ जाएगा, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, F13 चार्ज ऑन फोर्स 1 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी के बीच, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा R31, क्यों, यहां से क्या है Q3 से Q1 पर लगने वाला फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन 3 से 1, Q1 पर Q3 के द्वारा लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो R31, ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो हम क्या लिख सकते हैं F1n, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n नंबर n चार्ज, ठीक है, तो ये K Q1 Qn अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है, और इनटू यूनिट वेक्टर क्या होगा Rn1, n से n चार्ज से Q1 पर लगने वाला फोर्स, ये। तो अब हम इन सबको ऐड कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, वेक्टर सम करेंगे, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू टोटल फोर्स, इस Q1 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, Q, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स, तो हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे F12 प्लस F13 प्लस F14, ऐसे डायरेक्ट करते हैं F1n, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू आपको पता है, K कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर या R² इंटू R21 यूनिट वेक्टर, प्लस इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R31 प्लस करते हैं क्या हो जाएगा Q1 Qn अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर Rn, ठीक है, तो ये टोटल फोर्स, ठीक है, जो टोटल फोर्स है हमारा, वो टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा,
ठीक है, Q1 चार्ज पे बाकी सारे n नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा, तो उसकी वैल्यू ये यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है। या इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले बताया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अगर इसी के आगे बता देता हूँ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो अभी हमने यहाँ पे कूलम लॉ डिस्कस किया, ठीक है। डिस्टेंस वाइज जाएगी r1 माइनस r2, डायरेक्शन r2 माइनस r1, 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला फोर्स, 3 के द्वारा 1 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, F इज इक्वल टू पहला चार्ज 1 पे चार्ज 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है, K, ठीक है, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, वही हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2 मॉड इसका क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R2, ये हमने किया, प्लस के अब 1 पहले किसके द्वारा, चार्ज 3 के द्वारा लगने वाला फोर्स, ये क्या आ जाएगा R1 माइनस R3 मॉड क्यूब R1 माइनस R3, ठीक है, प्लस n नंबर ऑफ चार्जेस में क्या आ जाएगा K Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब, क्या आ जाएगा R1 माइनस Rn, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल फोर्स आ जाएंगे चार्ज 1 पर, Q1 चार्ज पर n नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अभी हमने जैसे लॉ पढ़ा था ना पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, कूलम लॉ पढ़ा था, बिल्कुल वैसे डिट्टो हो जाएगा। चार्ज 1 पे 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, चार्ज 1 पे 3 के द्वारा लगने वाला फोर्स, ऐसे चार्ज 1 पे n नंबर ऑफ चार्ज n चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये बात हमने की, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये बात आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गए, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। बहुत माइन्यूट न्यूमेरिकल से पहले बहुत मतलब सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे ताकि अगर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाए। कूलम्स लॉ के भी न्यूमेरिकल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस आर 2 × 10 की पावर -7 what is the force between two small charge spheres having charge of 2 × 10 की पावर -7 कूलम and 2 × 10 की पावर -7 कूलम and 3 × 10 की पावर -7 कूलम, एंड इनके बीच की दूरी दी है प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर। प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन एयर। सिंपल, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, शायद पूछा भी नहीं है। तो Q1 दो चार्ज है, कह रहा है Q1 Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू दी है, गिवन क्या है Q1 चार्ज की वैल्यू दी है 2 × 10 की पावर -7 कूलम, Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस r दी है 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर। तो वैल्यू निकालेंगे, इनके बीच फोर्स पूछ रहा है F = K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। क्या हो जाएगा, K की वैल्यू पता है, उसने कहा है एयर में, ठीक। और हमने आपसे पहले बताया था कि K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम की, किस मीडियम में हमारा चार्ज रखा है। अगर एयर या वैक्यूम में है तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 वैल्यू 2 × 10 की पावर -7 इंटू Q2 वैल्यू 3 × 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस 0.30 है
मीटर में कन्वर्ट किया 0.30 का स्क्वायर। सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही चार्जेस जो है वो क्या है? लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो है पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस इज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। ठीक है, इज 0.2 न्यूटन। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स the electrostatic force on a small sphere of charge is एक स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स की वैल्यू दी है। जो चार्ज है वो कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0. ये वैल्यू दी है चार्ज की ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर। आप 0.8 माइक्रोकूलम इज एक 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उस पर किसी दूसरे 0.8 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है 0.2 न्यूटन। एयर में है ये चार्ज इन्हें। ठीक है, तो ये फाइंड करने को कह रहा है। फाइंड, पहला क्या? फाइंड द डिस्टेंस between the two charges। दोनों चार्जेस के बीच कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है ये बताइए। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, उसने कहा कि दो चार्जेस हैं। एक चार्ज जो है Q1 रखा है 0.54 माइक्रोकूलम का है। दूसरा चार्ज जो है Q2, ठीक है, Q2 चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं। कह रहा है कि इनके चार्जेस जो हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो फोर्स की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो F की वैल्यू दी गई है Q1 है आपका 0.4 माइक्रोकूलम और जब इसको कूलम में माइक्रोकूलम में दिया, जब इसको कूलम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, Q2 की दिया है 0.8 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, कूलम में चेंज कर लेंगे, माइक्रोकूलम आपको पता है। तो ठीक है, अब कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए क्योंकि फोर्स की वैल्यू दी है। F जो दिया है वो दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, F की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई? 0.2 न्यूटन। तो कह रहा R फाइंड कीजिए। तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सब कुछ नोन है, सिर्फ R ही नोन है। क्या फार्मूला होता है? F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F दिया है आपको 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू K। चार्जेस एयर में है, उसने पहले का एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है?
0.4 इंटू 10 की पावर -6, Q2 कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है r²। ठीक है, डिस्टेंस ही पता करना है तो सिंपल है, r को आप इधर ले आइए, इधर ले आया ये r² आ गया और 0.2 किधर चला गया 0.2 नीचे चला गया, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिए आपका आ जाएगा। सेकंड में पूछा है कि कह रहा है कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला चार्ज कितना होगा, है ना। Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला चार्ज ये R 0.12 मीटर आएगा, आपको बताया जाएगा लगभग, ठीक है। R की वैल्यू आ गई। अब Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला चार्ज, तो इनके बीच चार्ज कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो जब 0.2 न्यूटन लग रहा है तो जाहिर सी बात है एक जितना दूसरे पे फोर्स लगाएगा, एक इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस चार्ज पे भी फोर्स कितना लगेगा उतना ही फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच 0.2 न्यूटन फोर्स लगा है, मतलब 0.2 न्यूटन से ये रिपल कर रहे हैं, तो ये इस पे 0.2 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पे 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरे Q2 चार्ज पे जो ये पूछा है कि फोर्स सेकंड स्पेस पे उतना ही फोर्स होगा, जितना इस पे लगा रहा है 0.2 न्यूटन, ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा 0.2 न्यूटन, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि ए फ्री पिट बॉल ऑफ 8 ग्राम A free pit ball of 8 gram carries a positive charge of 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। कह रहा है कि एक बॉल है कोई 8 ग्राम की है और कह रहा है कि उस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज what must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pitch ball, ठीक है। एक दूसरी बॉल है, कह रहा है कि उसको कितना चार्ज हम दें, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर, जो फिक्स है, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो वर्टिकली, ऊपर वाली बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे, बिलो वर्टिकली जो है फिक्स है। द फॉर्मर पिट बॉल जो ऊपर वाली 8 ग्राम की बॉल है उसके नीचे एक 5 सेंटीमीटर नीचे वर्टिकली एक और बॉल है। कह रहा है कि जो दूसरी वाली बॉल है जो नीचे है, ऊपर वाली बॉल से नीचे है दूसरी पिट बॉल, इसको हम कितना चार्ज दें, मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, ठीक है। सो दैट द अपर पिट बॉल इज स्टेशनरी, जिससे सवाल समझ रहे हैं आप लोग। कह रहा है कि एक पिट बॉल है, उस पर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना फोर्स दें दूसरी बॉल के द्वारा, ठीक है, कि एक बॉल है, यहाँ पे देखिए ये एक बॉल है, मास है इसका 8 ग्राम, ठीक है। कह रहा है कि इसके 5 सेंटीमीटर बिलो एक दूसरी बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, ठीक है। इससे कितनी नीचे है ये 5 सेंटीमीटर,
मेरा 5 सेंटीमीटर नीचे दूसरी बॉल है। करेक्ट। इस बॉल पे कितना चार्ज है, इस पे आपको चार्ज दिया है, ये जो बॉल है इस पे Q1 दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक। इतने कूलाम चार्ज इस बॉल पे दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दूसरी बॉल पे हम कितना चार्ज दें, ठीक है, और नेचर क्या हो चार्ज का, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, नेचर ही बताना है कितना चार्ज दें कि ये बॉल यहाँ एयर में स्टेशनरी रहे, ठीक है, ऐसे ही अटकी रहे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको यहाँ इसका वेट नीचे एक्ट करेगा mg, जाहिर सी बात है 8 ग्राम वेट दिया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ ये इसका वेट ये एक्ट कर रहा है जी, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इसको फोर्स अगर हवा में रहना है तो इस फोर्स को बैलेंस करते हुए इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। और मतलब एक ऐसा फोर्स लगे जो इसको ऊपर की तरफ भेजे, रिपेल करे, वो तभी हो सकता है जब हम इसको भी कैसा चार्ज दें, पॉजिटिव चार्ज दें, तभी तो। जब हम इसको भी पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसको भी पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको भी पॉजिटिव चार्ज देंगे, जब हम इसको भी पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगी ऊपर की तरफ, ये इसको रिपेल करेगी नीचे की तरफ। यहां तो नीचे की तरफ फोर्स भी लगेगा और इसका अपना वेट भी एक्ट करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर इसको ऊपर की तरफ फोर्स दें, क्योंकि नीचे की तरफ तो ये इसको इसका वेट तो नीचे ऑलरेडी खींच ही रहा है, कुछ ऐसा फोर्स लगाए, ऐसा फोर्स इस पे लगे जो इसको जो है काउंटर बैलेंस करे, ठीक है, और बॉल को ऊपर रखे। तो इसका मतलब है कि अगर इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तभी एक ऐसा फोर्स लगेगा जो ये इसको रिपेल करेगी, और जब रिपेल करेगी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बॉल जस्ट नीचे, ठीक। तो ये बात होता है कि फोर्स जो देना पड़ेगा वो पॉजिटिव देना पड़ेगा। अब ये दोनों बॉल हैं, अगर हम देखें, ठीक है, फोर्स इस बॉल को मान लीजिए नाम ए दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। तो फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी, या चार्ज ए ऑन ड्यू टू चार्ज बी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम बैलेंस करें तो किसके बराबर होना चाहिए, mg। क्यों, क्योंकि इसको इतना फोर्स चाहिए जो कि इसको काउंटर कर सके, मास को काउंटर कर सके, राइट। तो अब आप देखिए फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी, मतलब फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी, या फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी, कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ठीक है, कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। सो नाउ अब इसको मैं मिटा दूं, इतनी बात आप समझ गए। तो अब देखिए ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 8 ग्राम है, 8 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू g की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9.8, सभी को पता है। k चूंकि हवा में तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है, 5 × 10⁻⁸ इंटू Q2 कितना है, वही तुमको पता करना है, इस बॉल को कितना चार्ज देना है, Q2 नहीं पता, अपॉन r, डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर में बदल लेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक, इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ इंटू 9.8, राइट। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हमारी वैल्यू Q2 की निकल आएगी, ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करें Q2 बराबर, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये इधर आ जाएगा 25 × 10⁻⁴, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन, और ये सारा जब भेजेंगे इधर तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻8, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक। तो Q की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो Q की वैल्यू आएगी यहाँ से, Q2 इज इक्वल टू आए 43.55 × 10⁻⁸ पॉजिटिव,
Q की वैल्यू आएगी 43.5 इंटू 10 की पावर -8 और वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉल को स्टेशनरी रखना है, ऊपर वाली बॉल को हवा में ही रखना है, तो हमको यहाँ पर दूसरी वाली बॉल पे कितना चार्ज देना पड़ेगा 43.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। और नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। नेचर क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तभी ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। बात समझ गए। तो इस तरह से इतना चार्ज हमको देना पड़ेगा और चार्ज का नेचर का पॉजिटिव, तो ये बाल स्टेशनरी रहेगी, एयर में स्टेशनरी रहेगी। बात समझ गए। कॉलम ला के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बात समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि अभी आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि सर इतने इजी सवाल क्यों करवा रहे हैं। इसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप देखते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी रहती है समझने में। लेकिन अभी समस्या ये है कि आप क्लास भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में छोटे बहुत माइन्यूट लेवल के सवाल, बहुत ईजी लेवल के सवाल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, मतलब अभी ये इजी लेवल है, फिर मीडियम लेवल होगा, फिर हम टफ करते चले जाएंगे और हम आपको सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। आप परेशान मत होइए, जितने भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q एंड Q। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q एंड Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। कह रहा 2 पॉइंट चार्ज है, एक की वैल्यू कैपिटल Q है और दूसरे की वैल्यू क्या है स्मॉल q। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ वैल्यू Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ x are placed at a distance of x and x by 2 respectively. X by 2 respectively from a third charge of charge value 4q. Charge value 4q, all charges being in the same straight line सारे चार्जेस जो है ऑल 3 चार्जेस वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q। तो कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर of charge Q. Calculate the magnitude of nature of charge Q such that the net force experienced by the charge Q is 0. Such that the net force experienced by charge Q इज 0। ठीक है, ये बता रहा है आपको कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ए की वैल्यू Q है और ए की वैल्यू स्मॉल q है, दिया इन्होंने इस तरह से। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड x by 2। ये x और x by 2 डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं फ्रॉम ए थर्ड चार्ज, मतलब एक थर्ड चार्ज है 4q, ये थर्ड चार्ज है जिसकी वैल्यू 4q, इससे x डिस्टेंस पे चार्ज Q प्लेस्ड है,
यहाँ पर ये है चार्ज Q, ठीक है, ये इससे कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, x डिस्टेंस पे, राइट। और जो चार्ज स्मॉल q दिया है वो x/2 डिस्टेंस पे प्लेस है, मतलब इससे x/2 पे, मतलब यहाँ कहीं मिड में है, ये चार्ज है स्मॉल q। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इसकी x/2 है और यहाँ से इसकी x/2 है, ठीक है। 4q से x/2 पर q चार्ज प्लेस है और 4q से, ये जो 4q चार्ज है इससे x डिस्टेंस है, भाई टोटल डिस्टेंस तो ये x ही हुई ना, इससे x डिस्टेंस पे ये कैपिटल Q से जो चार्ज दिखाया गया वो प्लेस है। तो ये कह रहा है कि आप बताइए, ठीक है, कह रहा है कि Q की वैल्यू क्या हो कि जो नेट फोर्स लगे इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगे वो 0 हो जाए, इस हिसाब से हमको Q की वैल्यू बतानी है, राइट, गॉट इट। अच्छा, अब देखते हैं, सवाल समझ गए सभी लोग, नोट कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, राइट, ओके। देखिए ऊपर लिख लेता हूं, यहां पर है चार्ज 4q, इससे x/2 डिस्टेंस पे यहां पर है चार्ज q, और x डिस्टेंस पे यहां पर है चार्ज q, ठीक है। ये चार्ज q है, ये चार्ज कैपिटल Q है, ये चार्ज 4q है, ये चार्ज 1 है, ये 2 है, मान लीजिए ये चार्ज 3, ठीक है। 4q चार्ज से x डिस्टेंस पे, मतलब इससे टोटल x डिस्टेंस पे चार्ज q है कैपिटल Q, इससे x/2 डिस्टेंस पे स्मॉल चार्ज q है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इधर की जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, x/2 बचेगी। अब कह रहा है ये जो चार्ज q है इसकी वैल्यू कितनी हो कि इस चार्ज पर जो नेट फोर्स हो वो क्या हो, 0। अब आप बात समझिए, अगर हम इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में देखें, ठीक है, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा, चाहे तो आप अलग अलग देख लीजिए, जैसे चार्ज 4q चार्ज है, इससे x/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज है, कितना चार्ज है, q। इस चार्ज के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इस चार्ज 2 पर इसके द्वारा चार्ज 1 के द्वारा, चार्ज 1 कितना है, 4q है, चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F। चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर लगने वाला, चार्ज 2 पर चार्ज 1 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, F21, ये फोर्स लग रहा है, राइट। अच्छा, अब इस चार्ज और इस चार्ज को ले लीजिए, ये चार्ज, अब इसी चार्ज को दोबारा बनाना Q, और यहां से कुछ दूरी पर ये दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, ठीक। अब यहां पर देखिए इस चार्ज और इस चार्ज के द्वारा ये चार्ज भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो हमने देखा कि ये 2 था चार्ज, ये 3 था, चार्ज 2 पर चार्ज 3 के द्वारा लगने वाला फोर्स इधर की तरफ ये कितना हो गया, हमने चार्ज 2 पर चार्ज 3 के द्वारा लगने वाला F23 लग रहा, मतलब यहाँ इस चार्ज पर इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस तरह से, जो इसको रिपेल कर रहा है वो लग रहा है F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वो ये लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3, F23, ठीक। अगर इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ ये रिपेल कर रहा है, हमने सेम पॉजिटिव साइन अभी माना, ठीक है, और इसके द्वारा जो फोर्स इस पे लग रहा है जो इसको इधर रिपेल कर रहा है, अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर F21 इज इक्वल टू F23 हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। तो पहले हम ये निकाले हैं कि इस चार्ज 4q के द्वारा इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F21, ठीक, K Q1 Q2 अपॉन R² बराबर कितना हुआ, K Q1 कितना है, यहां पर फर्स्ट चार्ज 4q इंटू Q2 कितना है, यहां पर चार्ज Q अपॉन दोनों की बीच डिस्टेंस कितनी है, x/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं K इंटू ये x² बाई 4 हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर, x²
बाई 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा 4 और ये 4 और है 4 k × 4q² अपॉन x², या ये हो जाएगा 16k q² अपॉन x²। ठीक है, ये इतना चार्ज हो गया, मतलब इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज 2 पर जो q वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये इतना हो गया। अब देखें इस चार्ज के द्वारा भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स निकालना। फोर्स बाय चार्ज 3, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3, जो इसको इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, F23 निकालना है। ठीक, चार्ज 3 के द्वारा चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, रिपेल कर रहा है इसको, या मान ले फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3। ठीक है, तो K Q1 कितना है यहाँ पर, इसको मान लेंगे Q2 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है x/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये F23 कितना हो गया K Q अपॉन x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4 होगा, और बाई 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4kq अपॉन क्या जाएगा x²। ठीक है, अब देखिए चार्ज 3 के द्वारा चार्ज 2 पे लगने वाला फोर्स ये है, चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स ये। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो एक दूसरे को न्यूलिफाई कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 0 फोर्स होने के लिए F21 शुड बी इक्वल टू F23। ठीक, बराबर होनी चाहिए, वैल्यू रख लें 16k q² अपॉन x², ये वैल्यू थी F21 की, और यहाँ पर क्या है F23 की वैल्यू कितनी है 4k q कैपिटल Q अपॉन x²। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, k कैंसिल आउट हो गया, ये q स्क्वायर एक कट गया, तो 16q इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q। तो 4 को इधर में दे तो क्या हो जाएगा 4q इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू क्या आ गई, q इज इक्वल टू क्या हो 4q के बराबर हो। अगर यहाँ पर जो एक रैंडमली चार्ज q लिया गया, अगर इसकी वैल्यू भी 4q के बराबर हो और नेचर क्या हो पॉजिटिव, तो इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, आप बता सकते हैं कोई दिक्कत आ रही हो। ठीक है, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की, चलिए उसका एक सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे भी हम फर्दर वर्क करेंगे। 3 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द 3 कॉर्नर्स A, B and C ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 चार्जेस charges 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at 3 corners A, B and C of a equilateral triangle ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.1 है, ऑफ साइड 0.1 है। ठीक है, 3 चार्जेस है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 0.1 मीटर है, उसके 3 कॉर्नर्स पे रखे हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। Find the resultant force experienced by charge placed
एट कॉर्नर ए, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि रिजल्टेंट चार्ज बताइए, ठीक है, आप सवाल समझ गए। कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए वही बात है, यहाँ पर हमने कहा था जब तक दो चार्जेस हैं तब तक आप कूलम लॉ लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस, तब आपको प्रॉब्लम होगी, तब कूलम लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तब हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से सवाल करेंगे, ठीक है। तीन कॉर्नर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। जो चार्ज है कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, बी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, और जो सी पर चार्ज है उसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तीन चार्जेस है, ठीक है, ये इस तरह से रखे हुए। अब कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के कारण, भाई चार्ज बी के कारण भी चार्ज ए पे फोर्स लग रहा होगा, चार्ज सी के कारण भी चार्ज ए पे फोर्स आ रहा होगा, तो कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के कारण जो ए पॉइंट पे चार्ज है हमारा 5 माइक्रोकूलम का, उस पर नेट कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए। तो चूंकि यहाँ दो से ज्यादा चार्जेस आ गए इसलिए यहाँ पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम सुपरपोजिशन से करेंगे। सवाल आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब हम इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको सवाल समझाता हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर ए है, ये बी है और ये सी। यहाँ पर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड इसकी कितनी थी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इक्वल होंगी तीनों साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होंगी, और ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल कितने होंगे 60, 60 और 60, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो चार्ज एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस एक कॉर्नर पर जो चार्ज रखा है इस चार्ज पर, ठीक है, बाकी दोनों बी और सी कॉर्नर पे जो चार्ज रखे इनके द्वारा लगने वाला फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं QA, चार्ज एट कॉर्नर ए कितना है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी हम बता चुके हैं, अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज एट कॉर्नर बी, बी पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम या 10 × 10⁻⁻6 कूलम। और सी पे कितना चार्ज है, कॉर्नर सी पे निगेटिव चार्ज है, याद रखिएगा -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो -5 × 10⁻⁻6 कूलम ये चार्ज हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ए पे जो चार्ज रखा है, ये बी पर जो चार्ज है, इसके द्वारा चार्ज ए पे कितना फोर्स लग रहा है, यही तो पूछ रहा है कि चार्ज ए पे नेट फोर्स बताइए। तो चार्ज ए पे नेट फोर्स इसके कारण लगेगा, एक तो चार्ज बी पे जो चार्ज है इसके कारण नेट फोर्स लगेगा, और एक जो सी पे चार्ज है इसके कारण नेट फोर्स लगेगा। तो जो बी पे चार्ज है इसके द्वारा, इसके कारण जो है जो चार्ज ए पे रखा चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा F, फोर्स F ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज B। ए पे जो चार्ज रखा है फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी, चार्ज बी का मतलब जो बी पे चार्ज रखा है, ठीक है। अब यहां जाइए, अब ये सी पे कुछ चार्ज है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि सी पे जो चार्ज है इसके और ए पे रखे चार्ज के बीच भी फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, ये इसको रिपेल नहीं करेगा, बिकॉज ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव पॉजिटिव अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस हैं सेम साइन है तो वो रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, लेकिन इधर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अपनी तरफ एक फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज सी, ये फोर्स लगेगा, राइट। तो अब आप चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों की, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि चार्ज बी के द्वारा चार्ज ए पर जो फोर्स लग रहा है FAB, उसकी कितनी वैल्यू है
फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज B इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 चार्ज कितना है? A पे रखा होता है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू यहाँ पर कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी? 0.1 मीटर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स B जो B पे चार्ज है उसके द्वारा A पे जो चार्ज है उस पर लगने वाले फोर्स की हमने वैल्यू निकाल ली। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी FAB कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे होपफुली, ठीक है। तो ये 45 न्यूटन की वैल्यू है। फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज ऑन B पर जो चार्ज है उसके कारण B पर जो चार्ज है उसके कारण A पर लगने वाले चार्ज की वैल्यू। और ये कैसा फोर्स है? रिपल्सिव है, आपको पता है। रिपल्सिव है क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा, ठीक। अब ये वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कि C के द्वारा A पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स, ये फोर्स क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि जो है अनलाइक चार्जेस है। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ठीक है, ये हम नोट करेंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी आनी है क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू K कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 और इसको Q3 कह सकते हैं, Q3 है, Q1 Q2 और Q3, 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू यहाँ भी कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। याद रखिएगा हमने यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि हम वो बात फाइनल रिजल्ट में बता ही देंगे कि जो फोर्स लग रहा है, हमने देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या दिखाया? अट्रैक्टिव फोर्स दिखाया। अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है वो निगेटिव है और ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो साइन के साथ यहाँ वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, जो नेट वैल्यू आएगी उसे आप बता देंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45 न्यूटन। और आप लिखेंगे कैसा फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक है। अब नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो A पे चार्ज रखा है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक FAB लग रहा है और एक FAC लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, देखिए। ये नेट फोर्स F हो जाएगा, क्या लगाया आपने? समझिए सभी लोग, F इज इक्वल टू अंडर रूट, दो फोर्स है, पैरेललोग्राम लागू पड़ा है, ट्रायंगल लागू पड़ा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। 11th में आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है अच्छे से। तो नेट फोर्स यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल आएगा। पैरेललोग्राम का पढ़ा आपने, ट्रायंगल भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला फोर्स कितना निकाला? 45 न्यूटन A स्क्वायर, दूसरा फोर्स कितना निकाला? 45 न्यूटन B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों के बीच का कोण, ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री, और ये एंगल कितना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 डिग्री, तो दोनों फोर्सेस के लिए कितना एंगल आएगा? 120 डिग्री। यस, cos 120 डिग्री, ठीक। यहां से आप F कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल सिंपल, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 45 न्यूटन। यस, ये आपका फाइनल आंसर है। A पर जो फोर्स है, जो A पर जो चार्ज है उस पर B पर रखे और C पर रखे चार्ज के द्वारा जो नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स कितना निकल के आया? 45 न्यूटन। कैसे निकाला आपने? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से।
होपफुली आप सभी लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम क्वांटाइजेशन की भी प्रॉब्लम करेंगे, कूलम्स लॉ की भी प्रॉब्लम करेंगे, सुपरपोजिशन की भी प्रॉब्लम करेंगे, इजी से लेकर टफ लेवल तक की प्रॉब्लम करेंगे, इजी मीडियम हार्ड लेवल रहेगा, और वो पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।